नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे दोस्तों, जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी वेलकम करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आज दोस्तों मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी मार्केट की एज ए एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट की तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें जो मोस्टली जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं या जो उनके ब्रोकर्स हैं उनकी बातों में नहीं चले जाना चाहिए। जैसे कुछ 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 मिथ बस्टर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि आप जब देखोगे कि किस तरह से वो हम लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा एक बोलते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर नहीं सकते। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए और कुछ भी Democracy हो cannot जाएगा, survive प्रॉपर्टी के प्राइसेस overpopulation. गिरेंगे नहीं। दोस्तों ये Human बात dignity सन cannot survive 2008 it. तक तो ठीक थी। आपने देखा Convenience है and कि मेट्रो decency सिटीज cannot में, survive it. इंडिया की मेट्रो सिटीज में बेंगलोर, As you put मुंबई, more and कोलकाता, more people जैसा into कि the मैंने world, पिछले वीडियो में the बताया value था of life कि not only प्रॉपर्टी declines, प्राइसेस it इतने ज्यादा disappears. इन्फ्लेट हो गए थे, इतने ज्यादा ऊंचे चले गए थे कि अगर आपने ऊंचे भाव में खरीदा और किसी रीजन से अगर आप बहुत जल्दी बेचना चाहते हो, जैसा कि 6 महीने, साल भर, 2 साल में, तो आपको डिजायर्ड प्राइस नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मिथ वो बोलते हैं कि लैंड सीमित है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लैंड लिमिटेड है और पॉपुलेशन जबकि जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती जा रही है। हर 20 साल में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोगों के बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, सबको मकान चाहिए। लेकिन एक चीज, एक इंडिया जैसे पॉपुलस स्टेट में भी आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 1% हमारे इंडियन एरिया का, इंडियन कॉन्टिनेंट का एरिया का, पूरे देश के जो क्षेत्रफल का सिर्फ 1% भाग आज भी जो हाउसिंग के लिए यूज होता है। रेस्ट जो है वो खेती के लिए, नदियां, पहाड़, मरुस्थल, डेजर्ट्स, ये सब उन्होंने कवर कर रखा है। तो ये जो कहना है ना कि जो लैंड है वो सीमित है और जनसंख्या असीमित होती जा रही है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और इसके लिए भी दोस्तों सरकार ने जो हमारे नियम बना रखा है, आने वाले जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्मार्ट सिटीज, जो 100 स्मार्ट सिटीज प्रपोज किया उन्होंने, और ये चीज हम दूसरे कंट्रीज में भी देख सकते हैं जहां पे लैंड की बहुत कमी है, जैसा कि जापान, सिंगापुर। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं हो रही है। अब इवन सरकार भी क्या चाहती है कि आप हॉरिजॉन्टली ऐसे एक छोटा छोटा मकान ऐसे करके पसरते मत जाओ। उनका कहना है कि अब वर्टिकल ग्रोथ करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी। अब जैसा कि हम अपने छोटे छोटे शहरों में भी देख रहे हैं कि लोग rather देन गोइंग टू फॉर ए न्यू लैंड, न्यू हाउस, वो सोचते हैं कि इसी के ऊपर, अपने एग्जिस्टिंग हाउस के ऊपर ही दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, चौथा फ्लैट बनाते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस बात को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फर्दर न्यू लैंड की रिक्वायरमेंट जो है कम होगी। चौथा जो पॉइंट है वो है सैचुरेशन। आप देखो क्या होता है कि जब कोई नई स्कीम आती है, नई प्रपोज कॉलोनी आती है, तो क्या होता है कि एक हाइप क्रिएट की जाती है उसके आजू बाजू में, जिससे कि उसकी प्राइस उसका बढ़ाया जा सके। और क्या होगा कि मैंने जैसे अपने पिछले वीडियोस में भी बोला कि एक चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जैसे कि एक गिलास पानी में एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप शक्कर को घोल सकते हो, है ना। उसके बाद आप शक्कर डालोगे तो घुलेगी ही नहीं। ऐसे ही क्या होता है प्राइसेस का भी जो है, हर एसेट क्लास में क्या होता है कि एक सैचुरेशन आ जाता है। एक सैचुरेशन के बाद उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ते। जैसे आप सोचोगे कि भाई एक जमाने में लेट्स से उस किसी प्लॉट का जो प्राइस था वो 2000 रुपीज स्क्वायर फीट के भाव से था, लेकिन आप बोलोगे इसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो किसी टाइम में जाके 50,000 रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पीपल विल प्रेफर टू मूव अनदर प्लेसेस, है ना। तो इससे क्या होगा, इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। प्रॉपर्टी के साथ में दोस्तों एक और जो प्रॉब्लम आती है वो है टिकट साइज की। अब टिकट साइज क्या होता है, जस्ट बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि हमें जो जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो अब क्या हो गया कि अब प्रॉपर्टीज के दाम लाखों में हो गए हैं। लाखों में हो गए मतलब छोटा से छोटा प्लॉट भी, छोटे छोटे गांव जैसे एरिया में भी मैंने देखा है कि आप छोटा सा भी जमीन का टुकड़ा खरीदने जाओ तो 8-10 लाख की बात होती है। 8-10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं होती है। अब बताइए, अगर कोई मिडिल क्लास जो सोचता है कि मैं 500 रुपये, 3000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये, 50,000 अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो वो क्या करे।
उसके पास क्या ऑप्शन है बताइए, क्या वो कैसे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। तो रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो पहले भी लोगों को पता है, और ये एक ओपन ट्रूथ है कि ब्लैक मनी ही रियल एस्टेट प्राइस को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। लेकिन जब से डिमोनेटाइजेशन हो गया है, जब से आधार कार्ड और इन सब ये डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, तब से बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आ गया है, तब से क्या हुआ है इस प्रॉपर्टी में, और रेरा आ गया है, तब से क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस देख लीजिए उतना चार्मिंग नहीं रह गया। लेकिन अभी भी इसमें जो ब्लैक मनी है वही इसको ग्रोथ कर रही है। और इससे क्या होता है कि नॉर्मल जो इंसान है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है कि लेट से आपके पास 10 लाख रुपया आ भी गया, ठीक है, आपने एक लैंड खरीदी 10 लाख रुपए की। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका मतलब है उसका 10% चार्ज, आपको रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इंडिया में यही एक एवरेज है, कहीं पे 8%, कहीं पे 12%, बट लेट्स से आपको ऑन एन एवरेज 10% देना पड़ता है। तो 10 लाख का अगर आप प्लॉट लेते हो तो 1 लाख की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, मतलब आप अब जाके वो प्लॉट आपको कॉस्ट करेगा 11 लाख का। और अगर ब्रोकर्स हैं इन्वॉल्व, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस 2% लगते हैं, तो आप सोचिए वो प्लॉट कॉस्ट करेगा आपको 11,20,000 रुपए का, ठीक है। अब जाके क्या होगा, वो प्लॉट अगर आप किसी को बेचते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू सेल इट हायर देन 11,20,000, तब जाके आप उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल पाओगे, है ना। उसके बाद है दोस्तों लिक्विडिटी की क्राइसिस रहती है। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं कि कितना इजीली आप बाय और सेल कर सकते हो, कितना इजीली बाय सेल कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा कोरोना के टाइम में, हमने देखा बहुत से लोग डिस्ट्रेस हो गए थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेसेस बंद हो गए, शट डाउन हो गए लॉकडाउन में, और उनके जॉब्स चले गए थे, कुछ लोगों के मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो इस तरह की इमरजेंसीज में अगर आप चाहते हो कि आप एक पीस ऑफ लैंड बेच लो या एक फ्लैट बेच लो, तो आप नहीं बेच सकते, क्योंकि क्या होता है जब आप बेचने जाओगे तो आपको कोई बायर नहीं मिलेगा, है ना। ये मतलब बायर का प्रॉब्लम हो जाता है, और दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी क्राइसिस। जब आप बेचने जाओगे तो खरीदार नहीं मिलते। बिल्डर्स और क्या करते हैं, डेवलपर्स, ये कॉलोनाइजर्स, ये सब क्या करते हैं, जब इनको अपने प्लॉट्स या अपने रो हाउसेज या अपने फ्लैट्स बेचने होते हैं तो दे क्रिएट सो मच हाइप अबाउट इट, और उस एरिया में उसकी बहुत पब्लिसिटी हो रही होती है, तो लोग खरीदते बेचते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो लोग अपना माल बेच के चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अनदर प्रपोज्ड प्लान्स, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसका रियल वैल्यू नहीं मिल पाता, आप बेचने जाओगे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आदमी इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है, इन्वेस्टमेंट आदमी इसलिए करता है कि जब उसको जरूरत हो पैसे की और तो वो निकाल सके। अगर आप सोचिए कि आपको पैसे की जरूरत है और आप अपना प्लॉट ही नहीं बेच सकते, अपना मकान नहीं बेच सकते, या अपना रियल एस्टेट में जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है आप उसको बेच ही नहीं सकते, तो उसका क्या फायदा है। तो आप देखिए, कुल मिला के ये बात ऐसी हो गई है कि जैसे सिर्फ ये लग रहा है कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए रह ही नहीं गया। मिडिल क्लास क्या कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप लेते हो तो इज़ गुड वेल एंड गुड। उसके बाद लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए you should not think about it, because we have plenty of other options which I am going to cover in the next videos. इसके बाद एक टॉपिक है दोस्तों टैक्सेशन। अगर सपोज करिए आपने कोई एक फ्लैट ले लिया, ठीक है, और उस फ्लैट को ले लिया, बट यू हैव टू पे द म्युनिसिपल टैक्सेस एवरी ईयर, क्योंकि क्या होगा आप उस पे, ये भी एक इनकरिंग कॉस्ट हो जाता है। फिर एक आता है डेप्रिसिएशन। अगर आप मान लीजिए कोई मकान लेते हो, आज वो मकान 10 साल पुराना हो गया, तो दैट हाउस इज नॉट गोइंग टू बी एज वैल्यूएबल एज द न्यू वन। न्यू हाउस की ज्यादा वैल्यू होती है। आप ये चीजें आपको सीए ज्यादा समझा सकते हैं। हाउसेस का भी डेप्रिसिएशन रेट जो है 2.5% माना जाता है। ये माना जाता है कि एक हाउस की मैक्सिमम लाइफ जो है 40 इयर्स तक होती है। भले वो चलने को 50 साल 60 साल चल जाए, बट ऑन ए फाइनेंशियल टर्म्स एक हाउस की जो एवरेज एज होती है दैट इज 40 इयर्स।
मतलब हर साल उसकी 2.5% वैल्यू गिरती जाती। और उसके बाद आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस देने होते हैं हर साल। इसके बाद है अगर इस सब के बावजूद आपने कोई प्रॉपर्टी सपोज करिए 1 करोड़ की खरीदी और 10 साल के बाद आपने उसको 2 करोड़ का बेचा, ठीक है, तो आपने 1 करोड़ उस पे प्रॉफिट कमाया। अब ये 1 करोड़ जो आपने प्रॉफिट कमाया है, इस पे आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में आपको 30% टैक्स देना होगा, क्योंकि इनका इसकी जो इनकम है दैट कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल इनकम, और उस पे आपको नॉर्मल जो स्लैब्स होते हैं वही कवर किए जाते हैं। जबकि हमारे स्टॉक मार्केट में आप क्या होता है, I mean before 2017 there was no tax at all। अगर आप 1 करोड़ का एसेट जो है 1 करोड़ के शेयर्स आप 10 करोड़ के भी बेचोगे और 9 करोड़ आपने प्रॉफिट कमाया, you are not liable to pay anything। बट अब क्या हो गया है, वी हैव बीन इम्पोज्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दैट इज 10%। 10% आपको देना होता है अगर आप 1 करोड़ का शेयर लेकर के 1 साल के बाद अगर आप उसको 2 करोड़ या 5 करोड़ का जितने का भी बेचते हो, लेट्स से 2 करोड़ का बेचते हो, तो आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, उस पे आपको जो है 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका 90 लाख रुपया जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ, 90 लाख। लेकिन रियल एस्टेट के टर्म्स में क्या हो गया कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने 2 करोड़ की बेची तो उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको, एंड योर नेट प्रॉफिट इज जस्ट 70 लाख। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। इस तरह की चीजें आपने जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट में जो मेजर चीज है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं 2 लाख 5 लाख जिनको इन्वेस्ट करना है, उनके लिए अब कोई जगह ही नहीं रह गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है कैसे ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही अभी एक ऑप्शन रह गया है। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनका फंड 2 लाख 5 लाख 10 लाख है, उनके लिए अब इसमें कोई ऐसी खास जगह नहीं रह गई है। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर आपने मान लीजिए इन्वेस्ट कर भी लिया तो आपको बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी लिक्विडिटी की। आप टाइमली बेच नहीं पाएंगे इसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो क्राइसिस के टाइम पे। तो इसलिए अब जब भी है आप अपना जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। आप जब भी डिसीजन लें तो एक मेरे इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप एक बार स्टॉक मार्केट के बारे में भी सोचें। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीदा कल आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप ब्लू चिप कंपनीज भी हैं जैसे रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है ना, जैसे बड़ी कंपनीज अदानी इंटरप्राइजेज वगैरह हैं। तो इन वेल्थ इन्होंने बहुत क्रिएट किया है। तो अगर आप इसके बारे में भी सोचें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही आपको संदेश देना है कि वी हैव ए चॉइस। इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट लिमिटेड बाय टू द प्रॉपर्टी मार्केट। वी हैव ए चॉइस, यस वी डू हैव ए चॉइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।